नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आज हम बात करेंगे पास्टर बजिंदर सिंह की, जो इन दिनों खबरों में बने हुए हैं। देश दुनिया में चंगाई सभा लगाकर तरह तरह के चमत्कार का दावा करने वाले बजिंदर सिंह मुश्किलों में घिर गए हैं। जी हां, दरअसल एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ छेड़छाड़ के मामले में एफआईआर हो चुकी है। आरोपों की जांच के लिए एसआईटी भी बना दी गई है। लेकिन अब इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। हालांकि पास्टर दावा कर रहे हैं कि इन आरोपों में कोई दम नहीं। लेकिन आज पास्टर पर आरोप लगाने वाली महिला न्यूज नेशन के स्टूडियो में होगी। अपने आरोपों का एक एक सबूत आपके सामने रखें। अगले 1 घंटे में हम उसके आरोपों का सच सामने लाने की कोशिश करेंगे, पीड़िता से बात करें। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक पास्टर जो कई तरह के चमत्कार का दावा करते हैं, एक पास्टर जिनकी चंगाई सभा में अंधों की आंखों की रोशनी तक वापस लाने का दावा किया जाता है। आंख से नहीं दिखता, एक आंख से 2 आंख से नहीं दिखता, उठाओ शाबाश। हाँ। एक पास्टर जिनके दरबार में गूंगे बोलने लगते हैं और बहरों को सुनाई देने लगता है, जिनकी चंगाई सभा में कैंसर और लकवे जैसी असाध्य बीमारियों का भी इलाज हो जाता है। यह है पास्टर बजिंदर सिंह, जो हर तरह की समस्या से निजात दिलाने का दावा करते हैं। हालांकि लोगों को परेशानी के भंवर से निकालने का दावा करने वाले पास्टर अब खुद मुश्किलों में घिर गए हैं। पास्टर पर उन्हीं की मिनिस्ट्री में 7 साल तक सेवा करने वाली एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। 2020 में इनके साथ मैंने सेवा स्टार्ट करी थी और मैम 2021 में इन्होंने मेरे को मैसेजेस करने, गलत मैसेजेस करने, मेरे को मैम धमकाना, मेरे को धमकियां देना या मेरे को हार्म करना, मेरे को डराना, धमकाना, ये चीजें शुरू कर दी थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पास्टर उसे प्रताड़ित किया करते थे ताकि वो लोगों के सामने सच ना बता पाए। इतना ज्यादा तंग करना, इतनी ज्यादा सर, ये ऐसे होते थे सर, ये मेरे अपने वहां पे अगर ये किसी चीज के लिए मैं करती थी कि मैं जाके बता दूं अपने मदर को, और सर वहां पे ये अपने पैर से मेरे पैर को इस कदर कुचलते थे, मेरे पैर पे कितने जख्म हो जाते थे। पास्टर बजिंदर सिंह ने सभी आरोपों को झूठा बताया है। उन्होंने दावा किया कि आरोप लगाने वाली महिला खुद बीमार थी। आप देखो कि यहाँ पर सारे चर्च को पता है कि उसको फिट्स पड़ते थे, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर लोग जो दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर कराने आते हैं, भाई निकल जाए, मैं ठीक हो जाऊं, हमारा काम प्रेयर करना है और हमारे लिए कोई भी नहीं, हमारी वो बेटी जैसी। यानी दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं। सच क्या है, इसका जवाब तलाशने के लिए एसआईटी बना दी गई है। पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि अब तक इस बात से पर्दा नहीं उठ सका है कि पास्टर के खिलाफ लगे आरोपों का सच क्या है। आज पास्टर बजिंदर सिंह पर आरोप लगाने वाली महिला अपनी आप बीती सुनाएगी। स्टूडियो में अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करेगी। सवाल यह है कि पास्टर के खिलाफ एफआईआर कराने वाली महिला के आरोपों में कितना दम है। पीड़िता को लगातार प्रताड़ित किया गया, फिर भी वो इतने दिनों तक खामोश क्यों रही, और पीड़िता को अब किस बात का डर है। आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आखिर इस पूरे आरोपों का सच क्या है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और वो पीड़िता खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल उनके साथ क्या कुछ हुआ था। मैं समझती हूँ कि आपके लिए वो आप बीती बतानी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको इंसाफ चाहिए, आप इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि एक एक सच सबके सामने आए। मैम, मैं जब 2017 में अपने पेरेंट्स के साथ इनकी चर्च में जाना स्टार्ट हुई थी और कंटिन्यू जाते रहे और 2020 में इनके साथ सेवा स्टार्ट करी और 2020 के दौरान इनकी गलत बातें स्टार्ट हो गई थी और 2021 में इन्होंने मुझे गलत मैसेजेस करने स्टार्ट कर दिए और मेरे साथ मुझे बैड टच करना स्टार्ट कर दिया था।
उस वक्त मेरी एज बहुत छोटी थी कि मैं ये समझने की उसमें थी नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और इवन मैं इतना थी कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मेरे को ये कहा जाता था कि अगर तुमने अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्हें मरवा दूंगा, कि अगर तुम्हारे फादर बाहर जाते हैं ना, तुम चाहती हो कि वो घर वापस ना आए। इस कारण मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे बार बार पैनिक अटैक आते थे। मुझे बार बार धमकाया जाता था कि तुमने अगर मुंह खोला या हमारे अंदर की बातें या जो तुम्हारे साथ हो रहा है अपने मदर तक को भी बताया तो मार दिया जाएगा या तुम्हें कहीं ऐसी जगह भेज दिया जाएगा। इवन मुझे मेरी स्टडी तक बीच में छोड़नी पड़ी थी क्योंकि ये अपनी गाड़ियाँ पीछे लगा लेते थे। इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे कि मैं ये बातें किसी को भी नहीं बता सकती थी और ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रही थी इनकी। और फिर 2023 में मैंने जाना बंद कर दिया था इनकी चर्च में, पर इनकी थ्रेटिंग कॉल्स, इनकी चीज़ें कंटिन्यू चलती रही अभी तक। और अभी भी जब इन्होंने मेरी बेटी के बारे में कहा कि तेरी बेटी को हम बिकवा देंगे या मरवा देंगे, तो मुझे सामने आना पड़ा। 2021 में सबसे पहले आपके साथ इस तरीके की घटना की पास्टर बजिंदर ने, तब आपकी उम्र लगभग कितनी रही होगी? सर 2021 में मेरी उम्र 17 साल थी। आप नाबालिग थी? जी सर। और 2020 के लास्ट से इनकी ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी जब मैं 16 साल की थी। किस तरीके की चीज़ें, कुछ जो आप बता सकें? सर मुझे गलत मैसेजेस करने की, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी शादी कहीं होने नहीं दूँगा, ऐसी चीज़ें। और मुझे बैड टच करते थे कि एक बार मैंने ट्राई करा था वहाँ पे कि जब इन्होंने मेरे साथ ऐसी चीज़ करी कि मैं अपने मदर को बताऊँ, तो इन्होंने अपने पैर से मेरे पैर को बहुत बुरी तरह कुचल दिया था कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। और इवन ये कहते थे कि अगर तेरे चेहरे से भी किसी को पता चला या तेरी कोई भी चीज़ तेरे फेस से भी जाहिर हुई तो तू अपना हशर खुद सोच लेना। मतलब आपके पैर पर चोट मारते थे, हमला करते थे? जी सर। आपको चंगाई सभा कौन लेकर गया? सबसे पहले आप किसके साथ गईं? अपने परिवार वालों के साथ? आपको किसने बताया चंगाई सभा के बारे में? मैम मैं क्रिश्चियनिटी में खुद हूँ और मैम इनका ऑनलाइन में देखते थे तो 2017 में फर्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स के साथ मैं गई थी। तो कभी आपको ये नहीं लगा कि अगर वो ठीक है कि आपको जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता था या अत्याचार आप पर किया जाता था, आपको डराया जाता था, लेकिन कभी नहीं लगा कि अगर पेरेंट्स को नहीं बता पा रही हूँ तो कोई ऐसा दोस्त हो, कोई ऐसी आपकी सहेली हो जिसको आप बता पाएँ कि क्या हो रहा है आपके साथ? मैंने ट्राई करा था। इनकी चर्च में एक लड़की थी जिसको बताने का। मैम मुझे नहीं पता था कि वो लड़की उन्हीं की है और जब मैंने उसको थोड़ा सा बातें बताई तो उसने जाके उनको बता दी। और जब जो उनके रिएक्शंस हुए, मुझे उस वक्त वहीं पे पैनिक अटैक आ गया, मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया। आपको पैनिक अटैक आते थे? जी सर, मुझे इतनी ज़्यादा सर मैं डर गई थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे बार बार पैनिक अटैक्स आते थे। क्या होता था उस वक्त, क्या आपको महसूस होता था? उस वक्त सर ऐसे होता था, मेरी सांस बंद हो जाती थी और मुझे पता नहीं होता था कि मेरी अगली सांस आएगी भी या नहीं, या मैं जिंदा भी रहूँगी या नहीं। तो इसके बावजूद आप कब तक, कितना वक्त आपने और बिताया वहाँ पर? मतलब जब ये शुरू हो गया तो आपने नहीं सोचा कि मैं वहाँ जाना छोड़ दूँ? मैंने बहुत बार ट्राई करा कि मैं नहीं जाऊँ, पर ये होता था कि अगर तू नहीं आई तो तू अपना हशर सोच लेना। कि मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पे बुलाने के लिए, कि मुझे इतना ज़्यादा कि मैं वहाँ पे छोड़ ही नहीं सकती थी मैम, इतना ज़्यादा डराया जाता था, धमकाया जाता था। क्या ये सिर्फ आप ही के साथ वहाँ पर होता था या बाकी और भी लड़कियाँ थी उनकी सेवा के लिए, और बाकी और भी उनके अनुयायी वहाँ पर आते थे, क्या उनके साथ भी ऐसा होता था या सिर्फ आपके साथ? मेरे जैसी बहुत लड़कियाँ हैं जिनके साथ अभी भी ये चीज़ें होती हैं।
पर कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है कि वो ये बातें किसी को बता सके। तो पास्टर बजिंदर जब आपसे मिलते थे, आपने कहा कि बेड टच लगातार होता रहा, कितने लंबे वक्त तक आपका इस तरीके से उत्पीड़न किया पास्टर बजिंदर ने, और किस जगह, मतलब कहाँ आपसे मुलाकात होती थी पास्टर बजिंदर की? सर ये चीज़ें 2021 से लेके 23 तक चली हैं। 2 साल? जी सर। और सर जो इनका ले हैंड कैबिन था, वहाँ पे किसी को भी अंदर बैठने का अलाउ नहीं था, सिर्फ मैं अंदर होती थी और बाकी सारे बाहर होते थे। वहाँ पे इनके और जो इनका ऑफिस होता था वहाँ पे ये मुझे सर बहुत बुरी तरह टच करते थे। ऐसा था कि वो चीज़ मैं बता भी नहीं सकती थी किसी को, कि ये होता था कि इस आदमी की खुद 2 बेटियां फिर भी ये ऐसी हरकतें ऐसी चीज़ें करता। मतलब वो शादीशुदा था तब भी, उसकी 2 बच्चियां तब भी थी? जी मैम। और उसी केबिन में आपको मारते पीटते भी थे? जी सर, जो ले हैंड कैबिन होता था वहाँ पे भी ये चीज़ें करते थे। लेकिन आपको इतना, आपने कहा कि पैर पर एकदम, पैर से एकदम कुचल देते थे बिल्कुल, तो कभी आप, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई इस तरह से करेगा तो आप एक नॉर्मल, आपकी चाल तो नहीं रहेगी, आप जाएंगे तो दर्द होगा, आप लंगड़ा कर चल रही होंगी, या किसी ने पूछा नहीं कभी वहाँ पर भी कि अरे ये क्या हुआ है, या चूंकि सब वहाँ पर जानते हैं तो इसलिए किसी ने पूछने की जहमत उठाई तक नहीं? मैम सभी को यही कहना पड़ता था कि मैं गिर गई, मेरा पैर मुड़ गया। झूठ बोलना पड़ता था कि अगर सच्चाई बता दी तो यह आदमी मेरी फैमिली को और मुझे मरवा देगा। तो आप फिर कैसे निकल पाई फिर वहाँ से? मैम मैंने बहुत ट्राई करी, पहले भी अपने पेरेंट्स को बताऊं, पर मेरे में हिम्मत हो ही नहीं पा रही थी। फिर जब मैम मेरे 2023 में अप्रैल में मैंने बहुत हिम्मत करके वहाँ से जाना छोड़ दिया, कि मैंने अपने घर एक डिसीजन लिया कि मेरे से, क्योंकि मैं 2 बार सुसाइड अटैम्प्ट कर चुकी थी और मेरे से और सहन नहीं हो रही थी चीज़ें। तो आपने सुसाइड करने की कोशिश की? जी सर, मैंने 2 बार सुसाइड अटैम्प्ट करा था, क्योंकि इस आदमी ने सर मेरा बचपन तक खराब कर दिया था। मैंने अपना बचपन देखा ही नहीं था, तो ये था कि शायद सच है कि मर जाओ वही बेहतर है। तो फिर मैंने 2023 में अप्रैल में डिसाइड करा मैं जाना बंद कर दूंगी, तो मैंने बंद कर दिया था फिर। पर उसके बाद भी इनके थ्रेटनिंग्स कंटिन्यू होते रहे। मेरे मदर को इन्होंने 2 बार बुला के कहा कि वो क्यों नहीं आती है, क्या है, तो मेरे मदर ने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो अब से नहीं आएगी। तब मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके वहाँ पे जाना बंद कर दिया था। तो कभी फिर उसके बाद ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो आपका घर भी जानते होंगे, अगर आपके माता पिता भी वहाँ पर जाते थे और आपके माता पिता भी, आपने जिस तरह से कहा कि, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर तक पहुँच गए हो या वहाँ भी वो थ्रेट शुरू हो गई हो? कभी आप कहीं बाहर जा रही हैं तो पीछा किया हो, वहाँ परेशान करने की कोशिश की गई हो, क्या ऐसा हुआ है कभी? मैम ऐसा हुआ है, जैसे मैंने चर्च वहाँ की जाना बंद करा, मैम नेक्स्ट डे मैं अपने मदर के साथ मार्केट में थी, तो जो गाड़ी का जिक्र मैंने करा स्कॉर्पियो, मैम वो गाड़ी से मुझे मारने की कोशिश की गई। अगर वहाँ पे लोग ना होते मार्केट में तो मैं शायद जिंदा ना होती। ये तो दिन दहाड़े की घटना होगी। जी सर, ये शाम की घटना थी। तो तब भी आपने अपनी माँ को नहीं बताया? मेरे में ये हिम्मत नहीं थी, मैं अपने माँ बाप को सामने देखती थी, मुझे ये था कि ये चेहरे मुझे दोबारा दिखेंगे नहीं अगर मैंने इनको बता दिया तो। नहीं, लेकिन वो इस तरह से आ रहे हैं और वो थ्रेट है और सरेआम सरे बाजार को इस तरह से आपके लिए आ रहा है, आपको मारने की कोशिश कर रहा है या किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो एक बार भी उनको ये शक नहीं हुआ, एक बार भी उनको ये नहीं लगा? मैम मेरे मदर ने ये चीज़ मेरे से बहुत बार पूछी थी कि तू तो ऐसी नहीं थी ना, तू बाहर सभी से बात करती थी, अब बाहर जाती थी, तूने खुद को कमरे में बंद क्यों कर लिया? मैं ऐसा इतनी ज़्यादा मजबूर हो गई थी, मैं अपनी मदर तक को नहीं बता सकती थी कि क्या मेरे पे बीत रही है, क्या चल रहा है। इवन जब मेरे पैर पे वो चोट लगी थी जिसका निशान अभी भी है। आपके पैर में अभी भी निशान? जी सर, मेरा पैर का नाखून तक निकल गया था। तो मेरे मदर ने पूछा था क्या हुआ, तो मैंने ये कहा था मैं वहाँ पे गिर गई थी तो मुझे चोट लग गई थी, कि मेरे में अपने
फादर तक कोई भी बताने की हिम्मत नहीं थी कि आप, मैं सारा दिन ये रहती थी कि मेरे फादर बाहर जाते हैं, वो घर पे भी कभी वापस आएंगे या नहीं, अगर मैंने बता दिया। आप पर एक बार जानलेवा हमला हुआ, जैसा आपने बताया, शाम के वक्त कार से आपको मारने की कोशिश की गई। उसके बाद भी क्या इस तरीके की कोई कोशिश हुई? सर थ्रेटिंग कंटिन्यू चलती थी कि अगर तुमने मुंह खोला या बताया तो हम तुम्हें मरवा देंगे, तुम्हें बिकवा देंगे। तो सर फिर जब मई मंथ में मेरी एंगेजमेंट हुई 2023 में, सर इसी चीज़ों को चलते मुझे रातों रात एमपी शिफ्ट कर दिया गया कि इतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई थी। किसने आपको शिफ्ट किया है? मेरे पेरेंट्स ने। उनको मैंने सिर्फ फिर इतना बताया क्योंकि जब बाहर मार्केट में ये हादसा हुआ तो मेरे मदर को ये चीज़ हो गई कि शायद इसकी जान को खतरा है। तो जो मेरे वहाँ पे इन लॉज थे, उनके मेरे रिलेटिव्स कुछ थे, वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स के घर मुझे शिफ्ट कर दिया गया। रातों रात मुझे यहाँ से पंजाब से भेज दिया गया। इतना ज़्यादा सर मैं मजबूर हो गई थी कि मैं कितने महीने तो मैंने अपने माँ बाप की शक्ल भी नहीं देखी थी ये चीज़ों के चलते। तो क्या इसकी भनक कभी आपके हस्बैंड को नहीं लगी? कभी आपके ससुराल वालों को, उनको भी तो पता चला होगा, उनको कब पता चला? मेरे हस्बैंड को मेरी एंगेजमेंट के बाद कंटिन्यू थ्रेटिंग्स आती रही कि इससे शादी तू अगर करेगा तो तुझे मरवा देंगे। क्या एंगेजमेंट से पहले आपने उनको बताया था? नहीं मैम, मैंने ये चीज़ें बताई नहीं थी किसी को भी मैम। उनको ये आता था कि अगर तू इस लड़की के साथ कांटेक्ट में रहेगा कि हम तेरे को मरवा देंगे, तेरे को जान से मारने की धमकी उनको भी आती रही थी कंटिन्यू मैम मेरी मैरिज तक। और इवन मैम जब हमारी मैरिज हुई तो वो भी मैम हमने डेट कोई और बताई थी सभी को और दूसरी डेट पे मैरिज की गई। इतना डर था? इन्होंने साफ कहा था कि तेरे को तेरी शादी से उठा के हम ले जाएंगे और मार देंगे। तो सर इतना ज़्यादा था कि लोगों को दूसरी डेट बताई थी और शादी दूसरी डेट पे करी थी। पर लेकिन आपने कहा कि आपने 2 बार खुदकुशी करने के बारे में सोचा। सबसे आखिरी ऑप्शन होता है कोई इंसान खुद को ख़त्म करने के बारे में सोचे, वो आपने 2 बार सोचा। क्या मेंटल स्टेटस उस वक्त इस तरीके का था कि कुछ समझ में नहीं आता था कि अब ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी? सर इवन मुझे ये तक पता नहीं था कि मैं कल का दिन भी देखूंगी या नहीं, या मैं अपनी माँ बाप की शक्ल भी देखूंगी या नहीं। मुझे कुछ नहीं पता होता था कि मेरी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं। कि जैसे एक पंछी को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं, मैं ऐसे कैद हो चुकी थी। आप सर अपने घर में ही रहती थी? मैं अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलती थी सर। तो जब आपके हस्बैंड को ये थ्रेट कॉल्स आती थी, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि ये रिश्ता तोड़ दिया जाए या ये रिश्ता ना हुआ? मतलब कभी क्या ये प्रॉब्लम भी फेस की आपने इस दौरान? मैम मेरे हस्बैंड, मैं ये कहती हूँ कि मैं लकी हूँ मुझे ऐसे मिले। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा। इवन उन्होंने कहा था कि अगर तुम मेरे को मार भी देते हो मुझे कोई नहीं, पर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उनका क्या रिएक्शन था पहला जब उनको ये पता चला? जब मैम मेरी थेरेपी के दौरान मेरी थेरेपी मतलब? सर मेरी ट्रीटमेंट चली थी डिप्रेशन की। मेरे 3 हॉस्पिटल्स चेंज हुए थे और जब लास्ट हॉस्पिटल में उनको पता चला मेरे को डिप्रेशन है तो उन्होंने मेरी थेरेपी करवाई थी कि अंदर से बातें निकले कि क्या है, क्या किस रीज़न से बार बार पैनिक अटैक आते हैं। तो जब थेरेपी के दौरान ये चीज़ें पता चली थी तो मेरे हस्बैंड को सबसे पहले पता चली थी। तो उसके बाद ये चीज़ें उन्होंने मेरे से पूछी थी तो मैंने मेरी शादी के बाद इवन उनको ये चीज़ें बताई थी, पहले भी नहीं। तो फिर उन्होंने डिसीजन लिया था कि मैं इसको अब माफ़ नहीं करेंगे हम, इसने इतना ज़्यादा करा और तुमने बताया तक भी नहीं। मैंने फिर भी सर कहा था कि मैं नहीं आऊँगी, कि मेरे में हिम्मत नहीं है सामने आने की। पर सर जब बात मेरी बच्ची पे आ गई, मेरी सर छोटी सी बच्ची है, 1 महीने। कितनी बड़ी है आपकी बच्ची? सर 1 महीने की है वो। ये तक कहा गया कि उसको मरवा देंगे, बिकवा देंगे। तो फिर मुझे आना बिकवा पड़ा देंगे मतलब? कि हम उसको बेच देंगे आपकी बच्ची को? जी मैम। तो मुझे फिर सामने आना पड़ा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी मैम। अपने पे चीज़ें सहली, बच्ची पे चीज़ें नहीं सह सकती थी।
आपको एहसास होता होगा, जाहिर सी बात है, कि आप जिस जगह फंसी उस वजह से जो आपका पूरा बचपन है वो बचपन आपका ख़त्म हो गया। सर मैंने देखा ही नहीं बचपन अपना, मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, कोई लड़की तक मुझे बुला नहीं सकती थी, मेरे फ़ोन पे मैं कोई चीज़ वो ऑपरेट नहीं कर सकती थी, मेरा फ़ोन हर बार 24 घंटे इनके पास होता था जब भी मैं जाती थी। ये चीज़ें ऐसी हो गई थी सर, मुझे तो मैंने देखा ही नहीं था सर, मेरे वो लाइफ के कुछ साल ऐसे थे कि मैं शायद थी नहीं उन सालों में। और अभी भी आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं है। आप कह रही हैं कि अभी भी वो थ्रेड अब तक आती है। जब आपने शिकायत कराई तो क्या उसके बाद कुछ उसके बाद कोई रिएक्शन उधर से नहीं हुआ? मैम कंटिन्यू इनके प्रधान जो थे हमारे घर आके, मैम इनके प्रधानों ने मेरे मदर को धमकियां दी। आपके पेरेंट्स अभी भी वहीं रहते हैं? जी मैम, क्योंकि आप शिफ्ट हो गई थी लेकिन पेरेंट्स वहीं रह रहे थे। पेरेंट्स वही थे मैम। मैम मुझे हर बार यही होता था कि मैं निकल गई हूँ, अगर मैंने बात बता दी मेरे माँ बाप पीछे हैं, वो पता ही नहीं क्या कर देगा। तो क्यों आपको पास्टर बजिंदर इतना खतरनाक शख्स लगता है, इतना ताकतवर शख्स लगता है कि वो किसी को भी ख़त्म कर देगा? क्यों आपको लगता है? आप तो उस चर्च का हिस्सा रही हैं। क्योंकि सर ऐसा हुआ है, क्या लड़कियां क्या लड़के सर इतनी बेरहमी से उनको मारते हैं कि सर मेरे में हिम्मत इसीलिए नहीं पड़ी थी, मेरे सामने सर इतनी बेरहमी से लड़कों को लड़कियों को मारा गया था कि मेरे मुंह में ज़ुबान तक नहीं थी कि मैं मतलब कुछ बोल भी दूँ। और उनको इतने ज़्यादा कि देखने से ऐसा लगता था कि पता नहीं कि किस जानवर ने इनको मारा है। आपने कहा था आपके पैर में अभी भी चोट का निशान है अभी भी चोट का निशान? क्या हम देख सकते हैं एक बार, अगर संभव हो सके तो आप दिखा सकते हैं? अभी भी है चोट का निशान? एक बार दिखा सकती हैं आप? ये कितना पुराना है निशान लगभग? सर ये 2022 का है। मतलब 3 साल पुराना निशान, अभी भी पैर देख सकते हैं आराम से। और ये जो आप मतलब एक होता है एक नॉर्मल कि मतलब वो उठा भी नहीं पा रही है पैर को, अभी आप अगर देख रहे हो स्वेलिंग भी लग रही है, स्वेलिंग भी थोड़ी सी लग रही है, चलने में भी थोड़ा सा उनको दिक्कत मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जब वो आई थी और अभी भी, तो क्या ये उसके बाद से ही है? मैम मेरे पैर में बहुत ये वाला जो नेल है सेंटर वाला, ये मेरा निकल पूरा उतर गया था और अभी तक वो प्रॉपर नहीं हो पाया है। चलने में भी प्रॉब्लम आपको होती है? जी। तो आपके पैर के ऊपर पैर रख लेते थे पास्टर बजिंदर? कैसे आपको टॉर्चर करते थे? शूज के साथ मेरे पैर को कुचल देते थे हर बार कि अगर मैं बोलने की कोशिश करती थी तो। और यही वहाँ पर बाकी जो और लोग थे उनके साथ या और जो बच्चे थे उनके साथ, मतलब आपने और भी कई आरोप, वो बड़े आरोप हैं क्योंकि, और कानून की जहाँ तक बात है या कोर्ट की जहाँ तक बात है तो वो सबूत मांगता है, तो वो सारे सबूत, वो तमाम चीज़ें आपके पास है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें यहाँ दिखाएं, लेकिन कोर्ट चूंकि सबूत मांगता है, आप कोई भी अगर आरोप लगा रही है वो ठीक है, लेकिन सबूत भी ज़रूरी होते हैं। और पास्टर की तरफ से कहा गया कि ये सब फर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने चोरी की थी इसलिए आपको निकाल दिया। आप पर ऐसे आरोप लगे, आपको दुख होता है ये सब बातें सुन के? सर मुझे रोना आता है? सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो लोग बातें करते हैं कि अगर आपकी बेटी होती इस जगह पे तब भी क्या आप ऐसे बात करते, कि सर रोज़ वहाँ पे कोई ना कोई लड़की के साथ ऐसी हरकत, और सर कि ऐसी दरिंदगी की अगर सपने में भी वो चीज़ सोचो तो डर लगता है, रोटे खड़े होते हैं, ऐसी चीज़ें होती है रोज़। और ये कहना कि ये तो झूठे आरोप लगाती है, सर कोई लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं कि अपनी इज्जत को दाव पे लगा के कि ऐसी झूठी बातें बोले। आपने कहा और भी वहाँ पर कुछ गंदे काम होते हैं, ऐसा क्या वहाँ पर होता है? क्योंकि आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपने नशा और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 5 मिनट जी, आप पानी तो अभी जब हम पीड़िता से बात कर रहे थे तो अचानक से पीड़िता की जो तबीयत है वो भी थोड़ी सी ख़राब हुई। उनको जो पैनिक अटैक पहले से आते थे, कुछ उसी तरीके की स्थिति एक बार फिर यहाँ पर हमने महसूस की। क्या इसी तरीके से तबीयत ख़राब होती है आपकी अचानक से, और अभी भी लगातार होती है ऐसी तबीयत ख़राब? जी सर, इसी तरीके से होता है सर, स्टार्टिंग ऐसे होती है और फिर सांस बंद। अभी हमने देखा आपका पैर कांपने लगा, आपका हाथ कांपने लगा, अभी भी आपका हाथ कांप रहा है शायद से, तो ऐसे ही आपको पैनिक अटैक आ जाता है? कभी भी आ जाता है? जी सर,
ऐसे सर ये ट्रॉमा ऐसा है कि सर ये बात भी होती है तो वो पूरा फ्लैशबैक मेरी आंखों के आगे आ जाता है, जो जो चीज़ें वहाँ पे हुई या जो मैंने देखी। तो यही होता है कि फिर मतलब को संभालने की कोशिश करती हूँ पर वो अभी आप चीज़ें खुद को नहीं- संभाल पा रहे हो? अभी आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो? मैं देख रहा हूँ आपने अपना हाथ बंद किया हुआ है, मुट्ठी बंद की हुई है। अभी इस वक्त क्या महसूस हो रहा है आपको? सर ये जैसे बात होती है तो ये फ्लैशबैक पूरा सामने आ जाता है। तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब मैं ये कहूँगी कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए पहले तो, ठीक है ना? आप बिल्कुल भी, मैं समझ रही हूँ क्योंकि वो मेमोरीज जो होती हैं उनको बार बार जो आपके साथ हुआ वो मैं समझ रही हूँ। आपके आप देखिए normal हो हाथ जाओ। भी कांप रहे हैं, देखिए हाँ। अनुराग, उनके हाथ भी कांप रहे हैं, उनके पैर भी कांप रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए और हम आपके साथ हैं। यहाँ पर अनुराग है, न्यूज़ नेशन है और आपकी आवाज़ सामने आए। आप इंसाफ चाह रही हैं, हम खुद चाह रहे हैं कि आपके साथ इंसाफ हो और जो भी आपके दोषी हैं उनको सज़ा मिले, वो उनका सच जो है वो सामने आए। इसीलिए आप यहाँ आई हैं अपनी बात रखने के लिए, तो आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। जब आपको ऐसे पैनिक अटैक आता है तो आपको दवाई लेनी पड़ती है या कुछ देर में खुद ठीक हो जाती हैं? सर कभी तो ऐसा होता है कि मैं नॉर्मल हो जाती हूँ पर ज़्यादातर यही होता है कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। आपको अभी भी एडमिट होना पड़ रहा है अस्पताल में? जी सर। अभी भी आपका इलाज चल रहा है? सर ट्रीटमेंट तो चल रहा है पर मेरी प्रेगनेंसी के कारण ये मेडिसिन बंद कर दी गई थी क्योंकि बेबी था। हाँ। पर ऐसा होता है कि मेरी प्रेगनेंसी में भी मुझे कई बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था ये चीज़ों के कारण। इवन मेरे जो गायनोलॉजिस्ट थे उन्होंने पूछा था मेरे हस्बैंड से कि कोई बात है, ये स्ट्रेस लेती है, तो यही कहा गया था कि नहीं, कि कोई बात नहीं। पर वो ट्रीटमेंट के दौरान वो भी हैरान होते थे कि ऐसी दिक्कत नहीं आती है। आपने अपना हाथ बहुत जोर से भींच रखा है, क्यों क्योंकि ऐसा? कांप रही हैं वो एकदम। अनुराग, मैं फील कर पा रही हूँ, उनकी बॉडी पूरी शेक कर, वाइब्रेट कर रही है। आप नॉर्मल हो जाइए। आप नॉर्मल हो जाइए, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए। आपको जब अच्छा लगे आप तब बोलिए। आप, क्योंकि मैं खुद फील कर पा रही हूँ यहाँ पर अनुराग उनको, उनकी बॉडी को, और ना केवल वो वाइब्रेट कर रही हैं बल्कि उनकी ये हालत देख के मैं खुद यहाँ पर शेक कर रही हूँ, मैं खुद यहाँ पर वाइब्रेट कर रही हूँ। उनकी अभी जो स्थिति है। ऐसा कभी भी हो जाता है? सर जब भी ये चीज़ें, अभी तो सर कंटिन्यू ऐसे हो रहा है कि बार बार हर रोज़ पैनिक अटैक आते हैं। तो आप क्या करती हैं तब? कोई दवा ऐसी है कि इमीडिएट, क्योंकि हमेशा तो संभव नहीं है कि डॉक्टर या अस्पताल ले जाते तक, क्या वो ऐसी कोई मेडिसिन हो? मेडिसिन डॉक्टर ने दी है, कहा है कि जब भी हो तो आपने फटाफट वो मेडिसिन दे देनी है कि जिससे नींद आ जाए, सो जाऊं, कि वो जो दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं वो बंद हो जाएं। क्या ऐसा भी होता है कि जब आप सो रहे होते हो, मान लीजिए आप चाहें तो आप बैठ सकते हो, क्या कभी ऐसा भी होता है कि जब आप सो रहे होते हो, नींद में होते हो, तब भी इस तरीके के सपने कुछ आते हैं? सर मैं कई बार सोते सोते पैनिक अटैक आ जाता है और तब ऐसा होता है, तब तो मुझे होश भी नहीं आती, मुझे तुरंत होश में लाया जाता है क्योंकि अगर नहीं तो फिर कंडीशन ज़्यादा सीरियस हो जाती है। अभी आप नॉर्मल हैं? जी सर। अब तो पहले से ठीक हैं? अभी अपना हाथ खोल सकते हैं आप आराम से? जी सर। ठीक है, अब तो आप कांप नहीं रही हैं? ठीक है, अब हम आगे बात बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो हम बात यहाँ पर प्रूफ्स की भी कर रहे थे, क्योंकि आपने मामला ये दर्ज करवाया है। जी। क्या उसके बाद किसी ने आपसे संपर्क साधने की कोशिश की? क्योंकि कई ऐसे संगठन भी हैं, अगर हम विमेन कमीशन की बात करें वो भी सामने आया है, क्या उन्होंने आपसे संपर्क साधने की कोशिश की है? जी मैम का तब कॉल भी आया था जो पंजाब के विमेन कमीशन के हैं, उन्होंने मेरे से बात करी थी और उन्होंने कहा था कि मैनेजर से बताया था कि मुझे खतरा है, मैं घर से बाहर तक नहीं जा सकती, तो तब मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई गई थी और उन्होंने ये कहा था कि इन्वेस्टिगेशन से सब आप चिंता नहीं करो, हम सब आपके साथ हैं। और जो प्रूफ थे मैम जो मेरे फ़ोन में थे वो फ़ोन पुलिस ऑफिसर्स ने ले लिया था, जो भी उसमें एविडेंस है वो उनके पास है। ठीक है, लेकिन आपने और भी, जो जैसा अभी हिमानी जिक्र कर रही थी, आपने और भी बहुत गंभीर आरोप लगाए उस आश्रम को लेकर, उस चर्च को लेकर,
आपने ड्रग्स का जिक्र किया, आपने कहा कि कई बच्चे लापता हैं, उस चर्च की खुदाई की जाए तो कई दफन हैं राज जो सामने आ सकते हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है और क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं नज़र आती हैं? सर क्योंकि जब मैं भी कोई बताने की कोशिश, मुझे भी कहा जाता था प्रॉफिट बजिंदर सिंह के द्वारा कि तुमने अगर मुंह खोला कि तुम्हें भी यहीं पे दफना दूंगा, उसी चर्च में तुम पहली नहीं हो जो यहाँ पे दफन होगी, मैं औरों को भी दफना चुका हूँ जो मेरे खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ये चीज़ उनके खुद के बयान है जो वो कहते थे। और सर वहाँ पे जो उनके टीम मेंबर्स थे या जो लोग उनके साथ होते थे, मैं वहीं पे मैंने खुद उनकी ये बात सुनी है, मेरे सामने हुई है कि जिसको भी मारा जाता था, कोई भी जिसको पीटते थे, जैसा मैंने आपको बताया लड़का या लड़की यही कहते थे कि जहाँ बाकी गए लड़कों के बारे में ये वो भी वहीं दफन हो गए या वो भी वहीं फेंके गए। और लड़कियां अगर होती थी कि उसको तो वहीं पे हम बेच आए हैं, वो ज़्यादा मुंह खोल रही थी, उसको तो बेचना ही पड़ना था। और मुझे भी कहा गया था कि तुम्हें मैं अगर मुंह खोलोगी तो जीबी रोड में बिकवा दूंगा। क्या ये भी एक बड़ी वजह रही कि आपके अंदर जो डर है, खौफ है, वो ज़्यादा और गहराता चला गया और ज़्यादा आप डरती चली गई क्योंकि आपने अपने इर्द गिर्द इस तरीके की चीज़ें देखी, आप हिम्मत नहीं जुटा पाई फिर आवाज़ उठाने के लिए? ये सर सबसे बड़ा रीज़न था क्योंकि सर ये जानवरों की तरह मारते थे लोगों को, मतलब इतनी बेरहमी से कि कोई देख के कह ही नहीं सकता कोई इंसान मार रहा है। और सर हर बार यही कि प्रशासन, अगर तुम जाओगे भी कि मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, कि प्रशासन मेरी पॉकेट में है, पुलिस को तो मैं अपने साथ लेके घूमता हूँ, बड़े बड़े मंत्रियों से मेरे लिंक है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। आपको आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि आप जिन सपनों के साथ, जिस धार्मिक आस्था के साथ उस चर्च से जुड़ी, उस मिशनरी से जुड़ी, अगले 1-1.5 साल 2 साल में जितना भी वक्त लगा, वो सब कुछ एक बुरे सपने की तरह ख़त्म हो गया है? तो सोचा ही नहीं था आपने कि आप इसलिए जुड़ रही हैं यहाँ पर? सर मेरे को तो ऐसा था, मैं सपने देख ही नहीं पाती थी कि मैं शायद अगर कोई सपना देखूँ वो पूरा तो वो होगा नहीं। मुझे ये पता था कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं। मैं अगर कुछ देखूँगी भी, कोई चीज़ प्लान भी करूँगी, वो होगा। मेरी लाइफ में अपने तरीके से तो जी नहीं सकूँगी। सर मैं एक कठपुतली बन गई थी जिसे वो जैसे चाहे वैसे चलाते थे।